नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का यूपीएससी अखाड़ा चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा ट्रेजरी ऑफिसर और असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर की वैकेंसीज का एडवर्टाइजमेंट निकाला गया। बहुत से लोगों ने उसके लिए फॉर्म फिल किए और अभी फ्यूचर के अंदर एचपीएससी जो है इनका एग्जाम कंडक्ट कराने वाली है। तो उसी की दिशा में आप लोगों की तैयारी और भी आसान हो सके, इसके लिए यूपीएससी अखाड़ा बहुत ही जल्द टेस्ट सीरीज लॉन्च करने वाली है, जो कि अपने आप में यूनिक टेस्ट सीरीज होगी दोस्तों। और उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए जो मैंने 3 पेपर का एनालिसिस किया है, हालांकि थर्ड पेपर अभी बचता है, लेकिन वो बहुत ही नॉमिनल है, बना देंगे उसकी भी छोटी सी वीडियो, उसके उसमें भी आप देख सकते हैं थोरोली। तो ये जो अभी जो आज टॉपिक आपके सामने मैं लेके आया हूँ, ये है जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग एवरीडे साइंस। जिस नाम से पेपर आता है ये ट्रेजरी एंड असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर में। तो दोस्तों, ये चीज जो है आपकी तैयारी को बहुत ही आसान बना देगी। आप टेस्ट सीरीज के अंदर डेफिनेटली एनरोल कीजिएगा। और जो एस्पिरेंट जो एचसीएस की तैयारी कर रहे थे और उनको लगता है किसी वजह से कि एग्जाम मेन नहीं हो पाएगा, या एट द एज वो बिल्कुल हैं, तो उनके लिए जो ये ट्रेजरी ऑफिसर एंड असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर हैं, these posts are gold opportunity, platinum opportunity for these aspirant. एक्चुअली जो ट्रेजरी ऑफिसर होता है वो लेवल 9 के लिए जो हायर किया जाता है, और असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर होता है जस्ट बिलो 2 स्टेप, जो लेवल 7 के लिए हायर किया जाता है। हरियाणा गवर्नमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट में एक बहुत ही रेपुटेड पोस्ट होती है दोस्तों। एक्चुअली बहुत से जो एस्पिरेंट होते हैं वो ये भी कई एस्पिरेंट जो ऐसा सोचते हैं कि उनको जो नौकरी होती है वो एक बहुत ही रेपुटेड नौकरी चाहिए, लेकिन पब्लिक डीलिंग नहीं चाहिए। तो ये जो नौकरी है ट्रेजरी ऑफिसर एंड असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर, ये उन्हीं में से एक पोस्ट है दोस्तों। इसके अंदर आपको बहुत ही अच्छी रेपुटेशन रहती है, गवर्नमेंट ऑफिशियल से ही आपको मोस्ट ऑफ दी जो है काम पड़ता है, पब्लिक से इतनी डीलिंग नहीं होती है। और जो है ग्रेड भी अच्छी है, अच्छी खासी रिस्पेक्ट है। तो बाकी और तो खैर इतना मोटिवेशन मेरे ख्याल से काफी रहेगा दोस्तों आपके लिए तैयारी करने के लिए। बाकी जिसको दिमाग में ये है कि नहीं करना, ऐसे ही हो जाएगा, तो दोस्तों इस पेपर में ऐसा सोच के बिल्कुल मत जाना, क्योंकि ये डिस्क्रिप्टिव पेपर है। जब तक कुछ आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, लिखोगे नहीं, ब्रॉड व्यू नहीं लेके जाओगे ना दोस्तों, तो इसके अंदर लिखना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। इनफैक्ट बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का सेशन। अगेन वेलकम टू यू ऑल। सो let's start with the first question. India has assumed the rotating presidency of the Shanghai Cooperation Organization. How will it help India फुलफिल इट्स इंटरेस्ट? एक चीज मैं और बताना चाहूंगा दोस्तों, जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होती है, कई बार हम सोचते हैं जब टाइम आएगा, एग्जाम आएगा, हम लिख लेंगे। लेकिन आप लिख लोगे दोस्तों, डजेंट मैटर। ये दिक्कत ये नहीं कि आपका हाथ नहीं चल पाएगा उस टाइम पे, या आप जी की जगह जी नहीं लिख पाओगे, आर नहीं लिख पाओगे, मैटर ये नहीं होता। एक्चुअली जो टाइमिंग मिलता है ना आपको, जिस टाइम फ्रेम के अंदर आपको आंसर लिखना होता है, उस टाइम फ्रेम के अंदर आपके दिमाग में कंसेप्ट नहीं आते। अब जैसे यही क्वेश्चन आप देखिएगा, आप यकीन मानिए दोस्तों, प्रेशर बहुत बड़ी चीज होती है। इसीलिए बार बार बोला जाता है कि राइटिंग मस्ट, राइटिंग मस्ट। इससे होता क्या है, जो अपने हाथ से आपने एक बार लिखा होता है, तो आपके दिमाग के अंदर जो सीक्वेंस है अपने आप ही फ्रेम होता चला जाता है। तो इसमें जैसे लिखा गया कि इंडिया हैज अज्यूम्ड द रोटेटिंग प्रेसिडेंट संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। जब प्रेशर होगा ना दोस्तों, जब आंसर लिखने का, तो सच बताऊं तो संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन ही भूल जाओगे कि ये कब एस्टेब्लिश हुई थी, क्या इंडिया भी इसका पार्ट है। ये तक दिमाग में आ जाता है, यार इंडिया है नहीं है पता नहीं है, मतलब। तो इसलिए क्या होता है कि आप जैसे ही लिखना शुरू करते हो, तो जब आप 8 कंट्रीज हैं, नाइन्थ जो है अभी जस्ट ईरान जो है इसका मेंबर कंट्री बना है ऑब्जर्वर से हटके, तो ये सब आप इतना अच्छे से फ्रेम कर पाते हो। और जो एग्जामिनर है यही चेक करता है कि कितनी कॉन्फिडेंट हो आप, या कितना सीक्वेंस आप फॉलो कर रहे हो, कितनी नॉलेज आपको है। और जो एग्जामिनर होता है दोस्तों, वो आपके लिखने के ढंग से ही बता देता है। आपने कई बार देखा होगा, पहले भी होता था, अब तो खैर नहीं होता, कि एमएज वगैरह के एग्जाम में, बीए के एग्जाम में लोग स्लिप से लिख के दे देते थे और उनके नंबर दोस्तों, मुझे मुझे क्या मतलब, आप देखना
कभी भी जस्ट वो पासिंग मार्क क्रॉस करते हैं, कभी भी मेरिट में नहीं आते। बहुत ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनको खुद ही नहीं पता होता तो वो लिख कहाँ से रहे हैं, क्या टॉपिक लिख रहे हैं, किसी को मर्ज कर दे रहे हैं, किसी को छोड़ दे रहे हैं। तो एग्जामिनर देखते ही बता देता है कि कितनी डेप्थ नॉलेज इस पर्सन को रही होगी। खैर, ये सब आपके लिए इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप टेस्ट सीरीज के अंदर अनरोल कीजिएगा दोस्तों, एंड देन उसके बाद जो है आपको काफी हेल्प मिलेगी इस चीज में। और ये लेक्चर सीरीज जो है, मेरा नाम अनिल खत्री है दोस्तों, ये जो मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, ये आपकी दिशा आपकी तैयारी को और भी आसान बनाने के लिए। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। देखो, आंसर राइटिंग के अंदर एक दो चीजें होती हैं। सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन होता है, बीच में बॉडी होती है, लास्ट में कंक्लूजन होता है। ये सभी लगभग पता होगा। अगर नहीं पता हो तो ये चीजें आपको खुद ही फाइंड आउट करनी है कि किसके बारे में वो पूछ रहा है, मैं इंट्रोडक्शन किसका दूं। अब यहाँ पे देखिए, इंडिया हैज अज्यूम्ड द रोटेटिंग प्रेसिडेंसी। रोटेटिंग प्रेसिडेंसी का इंट्रोडक्शन नहीं ले रहा, वो इंट्रोडक्शन मांग रहा है कि संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी रोटेटिंग प्रेसिडेंसी इंडिया के पास आई है। तो ये संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है ये है क्या, तो इसके बारे में कुछ हमें बताना। एंड आगे जो क्वेश्चन में पूछ रहा कि हाउ विल इट हेल्प इंडिया फुलफिल इट्स इंटरेस्ट। भाई इंडिया के पास आई है तो क्या फायदा इंडिया उठा सकता है, या क्या क्या बेनिफिशियल इंडिया को रहेंगे, ये क्वेश्चन जो है बेसिकली ये पूछ रहा है। तो देखिए, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है इज ए यूरेशियन। यूरेशियन दोस्तों एंटायर यूरोप एंड एशिया को मिला के यूरेशियन कहा जाता है। आपने ज्योग्राफी में बहुत बार ये सुनी होगी, यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट। तो ये यूरेशियन, तो संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन यूरेशियन पॉलिटिकल इकोनॉमिक इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों। डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन, इट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए दोस्तों, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन जहां समझ आता है तो मोस्ट ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। तो रीजनल, ये दुनिया की सबसे बड़ी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। किस टर्म में दोस्तों? इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफिक स्कोप। नीचे लिखा ज्योग्राफिक स्कोप, ज्योग्राफिकल एरिया, पॉपुलेशन एंड कवरिंग करता है अप्रोक्सीमेटली 60% ऑफ एरिया जो है। अब ये देखिएगा ज्योग्राफिक एरिया कितना है, 60% ज्योग्राफिक एरिया को कवर करती है। पॉपुलेशन जो 40% करती है। एंड जो वर्ल्ड की जीडीपी है जो उसका 20% जीडीपी जो है संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन कवर करता है। ये कुछ स्टैटिक जो है आपने जानकारी दे दी। अब जो आपको इसको साथ में बता दूं, ये जो ये जो संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है एससीओ, ये जो एससीओ है संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो इसका अनाउंस किया गया था, इसका अनाउंस जो किया गया था ये 2001 में हुआ था दोस्तों। लेकिन ये फोर्स में कब आया? ये फोर्स में आया था 2003 के अंदर। और इंडिया जो है इसका मेंबरशिप कब बना था? तो इंडिया जो था, इंडिया ज्वाइन एससीओ कब किया था दोस्तों? 2017, जो 17th समिट थी, जो 17th समिट थी। और ये समिट का नाम था दोस्तों अस्ताना। आपको बता दूं, अस्ताना जो है कजाकिस्तान की कैपिटल है दोस्तों। अब आपको एक चीज और मैं बता दूं, ये यहाँ पे जो शब्द लिखा हुआ है रोटेटिंग प्रेसिडेंसी, इसका मतलब ये प्रेसिडेंसी किसी के वहां फिक्स नहीं होती, रोटेट होती है। तो रोटेट कैसे होती है? रोटेट होती है, हाउ रोटेट, कैसे होती है ये रोटेट? ये दोस्तों रोटेट होती है अल्फाबेटिकली ऑर्डर, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में होती है। इंग्लिश के अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं होती दोस्तों। ये जो होते हैं मेंबर कंट्री के जो नाम होते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर इन रशियन, रशियन लैंग्वेज के अंदर जो अल्फाबेटिक होते हैं। इससे पहले किसके पास थी? उज्बेकिस्तान के पास। इससे पहले उज्बेकिस्तान के पास में थी, अब किसके पास आई है? इंडिया के पास। तो ये जो आप देखेंगे, ये जो कंट्री के नाम हैं ये रशियन लैंग्वेज के हिसाब से जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर आ रहा है उसको फॉलो कर रहे हैं, नॉट एन इंग्लिश लैंग्वेज। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो दुनिया की सबसे बड़ी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, और भी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों।
देखिए रीजनल ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे दिख रहा है, ये सब देखिएगा, ये सब रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे देखिएगा आसियान बहुत बार न्यूज में रहता है। इंडिया ने आसियान के लिए क्या किया है? एक्ट ईस्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, ये इसका क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, इसके लिए भी बताएंगे। एक्ट ईस्ट पॉलिसी पहले क्या थी? लुक ईस्ट पॉलिसी। मोदी गवर्नमेंट ने लुक ईस्ट पॉलिसी को चेंज करके एक्ट ईस्ट पॉलिसी में कन्वर्ट किया है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी बोला गया है। तो ये क्या है? आसियान कंट्री है दोस्तों। आप ये कंट्री के मैप में नाम जरूर देखिएगा, लाइक ये फिलीपींस है, ये सब ये देखिएगा, यहाँ से आगे ये बर्मा रहेगा, ये इंडोनेशिया रहेगा, ये सिंगापुर रहेगा। ये कंट्रीज आप एक बार देख लीजिएगा, ये रीजनल कॉरपोरेशन है। और इसके बाद देखिएगा ये अरब लीग है, यहाँ पे अफ्रीकन यूनियन भी है, एयू, अफ्रीकन यूनियन भी है, जो कि 1999 में एस्टेब्लिश हुई थी। 55 कंट्रीज इसके हैं अफ्रीकन यूनियन के, ये अफ्रीकन यूनियन है। ये संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों। ये देखिएगा सार्क भी एक रीजनल कोऑपरेशन है, सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सार्क, जिसका इंडिया भी मेंबर है। एससीओ भी है। ये यहाँ पे देखिएगा नाटो, आपको पता है नाटो जो है ये यूएसए के द्वारा इजाद किया गया था, यूएसए। इसके जो है अल्टरनेटिव जो इजाद किया गया वो किया यूएसएसआर के द्वारा, वारसा पैक्ट। वारसा पैक्ट जो है यूएसएसआर ने इसके लिए किया था। ये देखिएगा सेंट्रल अमेरिकन पार्लियामेंट, पैसिफिक अलायंस है, ये कैरिबियन अलायंस भी है, कैरिबियन कम्युनिटी है, कैरिबियन कम्युनिटी है ये वाले। तो ये सब रीजनल कॉरपोरेशन है। तो आगे क्या है कि इंडिया अज्यूम्ड किया है रोटेटिंग प्रेसिडेंसी ऑफ द सीओ एट 2022 में, ये जो है अज्यूम करी थी, जो कि 17 समिट थी, 17 समिट के अंदर में इंडिया ने प्रेसिडेंसी को हेल्ड किया है। तो ये है इंडिया होस्ट करेगा, इंडिया होस्ट करेगा नेक्स्ट समिट ऑफ काउंसिल हेड ऑफ स्टेट दिस ईयर। देखिए दोस्तों ये जो है हेड ऑफ स्टेट होती है और एक होता है हेड ऑफ गवर्नमेंट। ये दो जो होती हैं, ये जो हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट, दो हेड होती हैं। जो हेड ऑफ स्टेट होता है, ये जो हेड ऑफ स्टेट होता है टॉप एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है, टॉप एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ एससीओ। देखिए एससीओ की जो मीटिंग्स होती है, एनुअली मीटिंग होती है इनकी, एनुअली इनकी मीटिंग होती है। और ये जो हेड ऑफ स्टेट होता है, ये जो टॉप एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है, इससे पहले फाइनेंस सॉरी फॉरेन मिनिस्टर जो होते हैं, फॉरेन मिनिस्टर एक मीटिंग कंडक्ट करते हैं, यूजुअली 1 मंथ जो होता है बिफोर ओरिजिनल या शेड्यूल जो एससीओ की मीटिंग होती है, उससे पहले एक बार ये जो है फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग होती है, जो कि अभी फिलहाल जो है पिछले 12 साल में जो है पाकिस्तान के जो फाइनेंस मिनिस्टर, पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी जो है, वो किसी भी इंटरनेशनल फोरम जो कि इंडिया में कंडक्ट हो रही उसके अंदर जो है शरीक करेंगे, जो कि 4 से 5 जुलाई जो है गोवा के अंदर ये है मीटिंग कंडक्ट कराई जाएगी। अब देखिएगा इंपोर्टेंस ऑफ एससीओ फॉर इंडिया, क्या इंपोर्टेंस है। देखिए क्वेश्चन जब आप देखेंगे, क्वेश्चन में ये पूछा गया है, यहां तक आपने बता दिया तो रोटेटिंग प्रेसिडेंसी हो रही है। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये मेन पार्ट है इसी का, ये बताना है। ऑलमोस्ट हाफ हाफ के अंदर आप डिवाइड कर सकते हैं दोस्तों। अगर ये 10 मार्क्स का अगर ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो 5 और 5 में डिवाइड कर सकते हैं। तो हाउ, ऐसा एक्चुअली में है नहीं, लेकिन आप अपनी समझ से भी ये चीजें डिफाइन कर सकते हैं। हाउ विल इट इंडिया हेल्प करेगा टू फुलफिल इट्स इंटरेस्ट। अब एससीओ की जो अगर हमारे पास आई तो इंडिया को क्या फुलफिल जो है अपने इंटरेस्ट को फुलफिल कर सकता है। देखिए कि एससीओ प्रोवाइड करता है प्लेटफॉर्म फॉर इंडिया टू एनहांस करेगा इकोनॉमिक कोऑपरेशन विद द सेंट्रल एशियन कंट्री। सेंट्रल एशियन कंट्री के साथ में इंडिया का डायरेक्टली कॉन्टेक्ट नहीं है, तो after being a member of the Shanghai Cooperation Organization, India will definitely beneficial for this forum to tie up with the Central Asian countries. आपको पता है सेंट्रल एशियन कंट्रीज एनर्जी और जो फ्यूल के अंदर रिच कंट्रीज है, विच हैव ए वास्ट रिच ऑफ नेचुरल रिसोर्स। इंडिया इज सीकिंग टू इंक्रीज द ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट टाई विद द एससीओ कंट्रीज टू डाइवर्सिफाई द इकोनॉमिक पार्टनरशिप। इकोनॉमिक पार्टनरशिप को डाइवर्सिफाई करने के लिए
ट्रेड को इंक्रीज कर रहा है। सेंट्रल एशिया हैज वास्ट रिजर्व ऑफ द ऑयल एंड गैस, बहुत ही ज्यादा ऑयल एंड गैस के वास्ट रिजर्व है, एंड इंडिया इज लुकिंग टू टैप इनटू दीज रिसोर्सेज टू एनहांस द एनर्जी सिक्योरिटी। एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर इंडिया बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है दोस्तों। तो इसके लिए जो है ये वास्ट रिसोर्स जो है सेंट्रल एशियन कंट्री के पास में। समरकंद डिक्लेरेशन साइंड एट 22nd समिट। अच्छा, ये जो समिट है दोस्तों, ये एक्चुअली क्या है, जैसे कि 17th समिट जो हुई वो 2017 में, अभी ये जो 22वीं समिट हुई 2022 में, ये कोइंसिडेंटली जो है क्या है कि ये समिट जो है 2001 से स्टार्ट हुई थी, तो ये जो समिट जो है ईयर बाय ईयर कोइंसिडेंटली उसको मैच करती है। तो आप ये कह सकते हैं कि भाई 17 समिट हुई थी, 17 में हुई थी, 18 हुई थी, 18 में, तो समरकंद डिक्लेरेशन साइंड इन 2022 22वीं जो समिट थी, सेंट्रलाइज कर दिया इसने कनेक्टिविटी विच इज ए प्रायोरिटी फॉर इंडिया। सेंट्रलाइज कर दिया, सेंट्रलाइज द कनेक्टिविटी को, जो कि प्रायोरिटी रही है इंडिया की, एज वेल एज एनर्जी एंड द फूड सिक्योरिटी। इंडिया विच हैज बीन ए विक्टिम ऑफ टेररिज्म कैन बेनिफिट कर सकता है फ्रॉम, किससे बेनिफिट कर सकता है, फ्रॉम द कलेक्टिव एफर्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू कॉम्बैट द टेररिज्म इन द रीजन। रीजन के अंदर टेररिज्म को रोकने के लिए जो है संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक कलेक्टिव फॉर्म की तरह काम कर सकती है, जो कि इंडिया के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। पॉइंट नंबर 6 देखिएगा दोस्तों, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन मेंबर कंट्रीज हैव डिसाइडेड टू डेजिग्नेट करेंगे वन सिटी फ्रॉम एससीओ मेंबर कंट्रीज एज ए टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल एवरी ईयर अंडर द रोटेटिंग इनिशिएटिव। देखो, रोटेटिंग इनिशिएटिव के दौरान सभी मेंबर कंट्रीज ने डिसाइड किया, सभी जो एससीओ के मेंबर कंट्रीज हैं, एससीओ में कितने मेंबर कंट्रीज हैं, अभी तक 8 थी, तो जस्ट इंक्लूडेड जो है वो है ईरान। ईरान इज द 9th मेंबर, इट विल बी द 9th मेंबर। ईरान, ईरान ऑब्जर्वर था। आपको मैं बता दूं 3 ऑब्जर्वर स्टेट हैं, तो ये एक सेकंड आप थोड़ा सा देखिएगा, एससीओ के अंदर 3 ऑब्जर्वर स्टेट हैं, जो कि ए है अफगानिस्तान, और बी है जी बेलारूस, थोड़ा एक्रोनियम्स याद कीजिएगा, और है ये है मंगोलिया। ये जो है 3 कंट्री अभी जो है, ये 3 कंट्रीज जो है ये ऑब्जर्वर स्टेट हैं संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और 6 डायलॉग कंट्रीज हैं। डायलॉग ये एडिशनल में मैंने आपको इतना बता दिया दोस्तों कि ये जब चीजों को आप फ्रेम करके लिखोगे ना, तो आपके 100 से वर्ड, तो 100 से ऊपर वर्ड तो वैसे ही हो जाएंगे। आज अभी मेरे को एक चीज और भी याद आ गई है, मैं बता देता हूँ आपको कि जो 16 अप्रैल 1996 में, 16 अप्रैल 1996 में ये जो था, इसको बोलते थे संघाई, संघाई 5 जो था इसका प्रिडिसेसर था, प्रिडिसेसर ऑफ एससीओ। एससीओ का जो प्रेडिसेसर था उसको संघाई 5 से बोलते थे, जो कि 16 अप्रैल 1996 के अंदर एस्टेब्लिश हुआ था, जिसके अंदर रशिया, चाइना, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और ताजिकिस्तान, ये सब कंट्रीज थे जिन्होंने मिलिट्री म्यूचुअल के लिए, मिलिट्री के अंदर जो है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो सके, इसलिए जो है एस्टेब्लिश किया गया था। देखिए लास्ट जो पॉइंट रहेगा, सॉरी लास्ट 7th पॉइंट आप देखिएगा, 80 जो है, ये जो कल्चरल कैपिटल डिसाइड करेंगे एससीओ के मेंबर, इसके अंदर जो काशी रहेगी या वाराणसी हैज बीन designated as the first cultural capital of the Shanghai Cooperation Organization under this initiative। देखिए, जब ये काशी को डेजिग्नेट किया गया फर्स्ट कल्चरल कैपिटल, तो इससे क्या होगा, टूरिज्म भी हमें बढ़ेगा, ये भी इंडिया को फायदा होगा डेफिनेटली। और कंक्लूजन में देखिएगा, एससीओ अगर आपने सारा कंक्लूड करेंगे तो किस तरीके से कंक्लूड, देखिए एससीओ एक अट्रैक्टिव फॉर्म है ऑफ रीजनल स्टेट का, बट इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शंस आर कोज फॉर द कंसर्न। देखिए इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शन ये सभी को पता है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शन है। पिछले 12 साल के अंदर जो बिलावल भुट्टो जो है वो इंडिया के अंदर आ रहे हैं मीटिंग को अटेंड करने के लिए, किसी भी इंटरनेशनल फोरम को, तो हमारी जो बायलेटरल टॉक्स हैं,
बाइलेटरल्स जो टॉक्स हैं इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में, वो इतनी अच्छी नहीं है। तो ये एक मेजर कंसर्न है। इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शंस बहुत है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो ये एक जो है इसका मेजर कंसर्न है। प्रिवेंट करना, रोकना, किस चीज को प्रिवेंट करना? कंफ्लिक्ट बिटवीन द मेंबर स्टेट इज द हायर प्रायोरिटी फॉर एससीओ के लिए, बट इट्स रिकॉर्ड हेयर इज नॉट इम्प्रेसिव। तो ये इतना अच्छा कर नहीं पाई है उस चीज को रिजोल्व करने में। आपको पता है कि जो चाइना है उसका एक BRO इनिशिएटिव, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, जो कि POK से होके निकल रहा है। ये खुद अपने आप में कॉन्ट्राडिक्शन है, जो कि इंडिया भी इसका मेंबर है एससीओ का, चाइना भी इसी का मेंबर है, पाकिस्तान भी इसी का मेंबर है, जबकि ये कह रहे हैं कि रीजनल पीस को एस्टेब्लिश करेंगे। और उसमें लिखा हुआ कि जो एससीओ में लिखा हुआ है, ये एक पंचशील जो चाइना के साथ में हमने किया था, पंचशील जो प्रिंसिपल थे, जो पंचशील प्रिंसिपल्स थे, जो इंडिया और पाकिस्तान, जो इंडिया और चाइना के बीच में जो एग्रीमेंट साइन हुए थे, उसमें भी लिखा था कि इंटरनल पीस, एक्सटर्नल सोवरेनिटी को जो है रिस्पेक्ट देंगे। तो ये सब खैर वर्ड्स में जो है, स्टेटमेंट में, एग्रीमेंट में तो बहुत ही लिखा रहता है, प्रैक्टिकली कितना फॉलो करते हैं ये सब तो पता ही है आपको। रशिया की मसल्स एंड चाइना का मनी प्रोवाइड ए सेंसिबल बेसिस फॉर द स्ट्रेटेजिक डिवीजन ऑफ द लेबर इन सेंट्रल एशिया। देखिए सेंट्रल एशिया के अंदर स्ट्रेटेजिक डिवीजन हुआ है लेबर का, स्ट्रेटेजिक जो है डिवीजन ऑफ द लेबर का इन द सेंट्रल एशिया, टू कीप द वेस्टर्न पावर आउट ऑफ द रीजन। जो वेस्टर्न पावर जो उनको इस रीजन से बाहर रखने के लिए जो बेसिस है फॉर दियर स्ट्रेटेजिक डिवीजन ऑफ लेबर इन सेंट्रल एशिया। तो इससे क्या चीज है, जब ये डिवीजन हुआ है लेबर का, तो इसके बीच में रशिया और जो चाइना है उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी कम है, कॉन्फ्लिक्ट भी कम हुआ है। ये सारा कंक्लूजन था दोस्तों। आई थिंक 200 से 250 वर्ड आप यहाँ पे आपने मेंशन कर दिए होंगे। सो आई थिंक गुड इनफ। इसके बाद थैंक यू ज्वाइंट सीरीज। ठीक है, एक नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों उसको एक बार और देखिएगा। सेकंड जो क्वेश्चन है वो एक सेकंड रुकिएगा दोस्तों। ठीक है, देखिए जो सेकंड क्वेश्चन रहेगा, ये आज का जो क्वेश्चन सेकंड रहेगा, ये रहेगा डिस्क्राइब द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हाईलाइट इट्स इंपॉर्टेंस। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन को जो है हमें डिस्क्राइब करना है, हाईलाइट्स करना है इसके इंपॉर्टेंस इन द स्ट्रेंथनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। कि ये जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन है, ये किस तरीके से इसने हमारी डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन किया है, या जो है जो ऑटोक्रेट होने से बचाया है ना। तो ये मेजरली क्वेश्चन रहेगा फिर से। जैसे कि आप जानते हैं कि सबसे ऊपर जो है कि इंट्रो एंड देन बॉडी एंड कंक्लूजन, ये सब तीन पार्ट हैं दोस्तों। तो इंट्रो में क्या करेंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का जो संविधान है, इज ए डायनामिक डॉक्यूमेंट दैट कैन बी। अच्छा, मैं एक चीज आपको यहाँ बता दूं कि अगर आई थिंक बाइलिंगुअल ही जो मैं कोशिश कर रहा हूँ, ये सब चीजें हो रही हैं। अगर हिंदी माध्यम के जो छात्र हैं उनको फिर भी कोई शिकायत रहती है, आपत्ति रहती है, तो डोंट टेक टेंशन, वो इस चीज की चिंता ना करें। जब भी ये जो टेस्ट सीरीज जो आपके सामने आएगी, तो ये बाइलिंगुअल होगी, और मैं कोशिश करूंगा ताकि और हिंदी को मैं जो है इसमें इंक्लूड कर पाऊं। हालांकि मेरी ओर से काफी काफी इजी
अंडरस्टैंडेबल है दोनों लैंग्वेज। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम बात करेंगे। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए डायनेमिक डॉक्यूमेंट है दोस्तों। डायनेमिक आपको पता ही है, डायनेमिक होता है, स्टैटिक होता है जो रुका रहे, डायनेमिक होता है जो सोसाइटी के साथ, टाइम के साथ जो है उसके अंदर चेंजेस आने जरूरी है, जो चेंजेस आते रहते हैं। तो डॉक्यूमेंट है दैट कैन बी अमेंडेड अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी की नीड के हिसाब से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है। किसके द्वारा? पार्लियामेंट के द्वारा। इसलिए क्या है? डायनेमिक है। व्हेन एवर रिक्वायर्ड, जब भी इसकी जरूरत पड़ती है। देखो दोस्तों, अभी राइट टू प्राइवेसी एक आया। राइट टू प्राइवेसी ये पहले तो नहीं था। राइट टू प्राइवेसी जो है पहले तो नहीं था आर्टिकल 21 में, ये टाइम के साथ इवॉल्व हुआ। यहां तक कि राइट टू स्लीप, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, ये सब चीजें जो है, ये राइट टू प्राइवेसी और भी कई, आई थिंक आर्टिकल 373 को अब्रोगेट कर दिया गया। तो ये सब चीजें जो है समय के साथ इवॉल्व होती रहती हैं। तो इसी को डायनेमिक कहा जाता है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो इतना रिजिड नहीं है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा जाता है नाइदर रिजिड नॉर फ्लेक्सिबल। तो आप मॉडरेटली जो है इसमें अगर टाइम के हिसाब से जिसकी एक्सट्रीम रिक्वायरमेंट रहती है उसको उसको चेंज किया जा सकता है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके हिसाब से मोल्ड कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को। तो कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368 ग्रांट करता है पावर टू द पार्लियामेंट को टू अमेंड करना व्हेन एवर देयर इज ए नेसेसिटी, जब भी इसकी जरूरत महसूस होती है। आर्टिकल्स also lay down the procedure for the amendment in detail. The doctrine of basic structure is nothing but a judicial innovation. ये क्या चीज है? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन जो है कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी है दोस्तों। ये ऐसा नहीं है कि कहीं पहले से मेंशन, ये बेसिक स्ट्रक्चर ये टाइम के साथ इवॉल्व हुई है और ये जुडिशियल के द्वारा, जुडिशरी के द्वारा इवॉल्व हुई है टू एंश्योर करने के लिए दैट द पावर ऑफ अमेंडमेंट इज नॉट मिसयूज बाय पार्लियामेंट, ताकि जो अमेंडमेंट की पावर पार्लियामेंट को दी गई उसका मिसयूज ना हो। The idea is that the basic feature of the Constitution of India should not be altered. बेसिक जो बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन के, जिन फीचर को या जिन बेसिक फाउंडेशन को सोच के जो हमारे ड्राफ्टर थे कॉन्स्टिट्यूशन की, उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, तो कोर कंसेप्ट चेंज ना हो, इसके लिए जो है आइडेंटिफाई द, ये जो है बेसिक स्ट्रक्चर इवॉल्व की गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इन केस वानंद भारती केस, जो कि 24 अप्रैल 1976। देखिएगा अब ये क्या कह रहा है कि इवोल्यूशन जो है, इवोल्यूशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर का इवोल्यूशन कैसे हुआ, किस तरीके से बेसिक स्ट्रक्चर इवोल्व हुई, ये बता रहा है। ये कौन कौन से केस थे? शंकरी प्रसाद केस जो है 1951 का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ओपाइन था दैट द पावर ऑफ पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट की पावर टू अमेंड करना कॉन्स्टिट्यूशन को अंडर आर्टिकल 368 आल्सो इंक्लूड करती है पावर टू अमेंड द फंडामेंटल राइट। इनकी फंडामेंटल राइट के अंदर अमेंडमेंट जो है पार्लियामेंट कर सकती है। उस टाइम का इंटरप्रिटेशन जो था कोर्ट का ये रहा था। शंकरी प्रसाद केस इसको बोलते हैं। गोलकनाथ केस जो था 1967 का था। सुप्रीम कोर्ट ओवर रूल्ड कर दिया इट्स जजमेंट, अपने ही जजमेंट को ओवर रूल कर दिया और रूल किया कि फंडामेंटल राइट जो है ना, दे आर ट्रांसकेंडेंटल एंड द इम्यूटेबल पोजीशंस एंड हेंस द पार्लियामेंट कैन नॉट अब्रीज और टेक अवे एनी ऑफ दीज राइट्स। इन राइट को नहीं ले सकती। इसमें और रूल करके कह दिया कि ये जो राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, दे आर ट्रांसकेंडेंटल एंड इम्यूटेबल हैं। आप इनको, ये बहुत सबसे ऊंचा ही इनको, मतलब ये जो है आप इनको चेंज नहीं कर सकते, आप इनमें कोई भी अमेंडमेंट नहीं कर सकते। तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आल्सो अंडर द अंडर आर्टिकल 13 पार्लियामेंट रिएक्टेड किया टू जजमेंट ऑफ एन एक्ट। तो इसके केस में, इसके जो बाद है, जो गवर्नमेंट थी उसने क्या किया, एनेक्ट किया, 24th अमेंडमेंट किया कॉन्स्टिट्यूशन में एंड इंक्लूड कर दिया, प्रोविजन को इंक्लूड कर दिया इन आर्टिकल 368 में ही, विच डिक्लेयर कर दिया पार्लियामेंट हैज पावर टू टेक अवे एनी ऑफ फंडामेंटल राइट। तो ये बोल दिया एक 24th अमेंडमेंट एक्ट के अंदर जो है आर्टिकल 368 के अंदर ही चेंज करके ये लिख दिया गया कि पार्लियामेंट जो है हैज ए पावर है टू टेक कर सकता एनी, टेक अवे एनी ऑफ फंडामेंट, किसी भी फंडामेंटल राइट को जो है पार्लियामेंट टेक अवे कर सकती है। तो ये 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था। केशवानंद भारती केस जो था 24 अप्रैल 1973 है, आई थिंक। मैं मिस कर रहा हूँ दोस्तों, बहुत ही फेमस केस है इसमें।
24 अप्रैल 1973 ही है मेरे ख्याल से। 24 अप्रैल 1973 वो केशवानंद भारती केस बहुत ही फेमस केस है। तो सुप्रीम कोर्ट ओवर रूल्ड द इट्स जजमेंट इन द गोलकनाथ केस में, जो गोलकनाथ केस के अंदर जो जजमेंट दिया गया सुप्रीम कोर्ट ने उसी को ओवर रूल कर दिया। इट अपहेल्ड किया द वैलिडिटी ऑफ द 24th अमेंडमेंट, जो 24th अमेंडमेंट पार्लियामेंट ने इंट्रोड्यूस किया था कि पार्लियामेंट किसी भी फंडामेंटल राइट के अंदर जो है अमेंड कर सकती है या उसको टेक अवे कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है आप ऐसा कर सकते हैं, एंड और ओपाइंट किया दैट द पार्लियामेंट इज एम्पावर टू टेक अवे और अब्रीज कर सकती है एनी फंडामेंटल राइट, कर सकती है। लेकिन जो ये हाउएवर शब्द है ना, लेकिन ऑल्दो, हालांकि सच चेंजेस शुड नॉट अल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो चेंजेस हैं आप इनको बेसिक स्ट्रक्चर जो है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन है, इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं कर सकते। दोस्तों 24 अप्रैल जो 1973 है, ये आई थिंक ये एक मिनट यहाँ मैंने मिस इंटरप्रेट कर दिया। 24 अप्रैल 1973 आप यहाँ पे नोट कीजिएगा, माफी चाहूंगा मैं, कई बार डेट्स इतनी हो जाती हैं कि ये ओवरलैपिंग हो जाती है। इसके बाद आता है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 आता है, अमेंडेड किया आर्टिकल 368 में नो लिमिटेशन ऑन कॉन्स्टिट्यूशन पावर ऑफ पार्लियामेंट। कहा कि पार्लियामेंट के ऊपर कोई भी लिमिटेशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूएंट पावर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की। एनी अमेंडमेंट कैन नॉट बी क्वेश्चनड इन एनी कोर्ट, जो भी पार्लियामेंट अमेंड करेगी किसी भी कोर्ट की क्या नाम इसका, एनी अमेंडमेंट कैन नॉट बी क्वेश्चनड इन एनी कोर्ट, तो इसको किसी भी कोर्ट में जो है आपको चैलेंज नहीं कर सकते कि किसी भी पार्ट में अगर पार्लियामेंट चेंज कर रही है तो। इससे आगे आता है मिनर्वा मिल केस 1980। इसमें पार्लियामेंट रिएक्टेड किया था अबो केस बाय एनेक्टिंग द 42nd अमेंडमेंट एक्ट विच डिक्लेयर्ड किया अंडर आर्टिकल 368 दैट देयर इज नो लिमिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पावर ऑफ पार्लियामेंट। इट बार्ड करता है कोर्ट को फ्रॉम क्वेश्चनिंग सच अमेंडमेंट। पार्लियामेंट रिएक्टेड the above case by enact किया 42nd amendment act, this provision was invalidated। जो प्रोविजन जो पार्लियामेंट ने 42nd amendment act 1976 में ऐड किया था कि पार्लियामेंट जो है किसी भी पार्ट में जो है अमेंड कर सकती है, और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को बार किया गया उसकी जुरिस्डिक्शन के, इस कोज को जो है सुप्रीम कोर्ट ने मिनर्वा मिल केस 1980 के अंदर जो है इसको इनवैलिडेट कर दिया गया बाय सुप्रीम कोर्ट स्टेटिंग दैट द पार्लियामेंट कैन नॉट टेक अवे जुडिशियल रिव्यू। भाई जुडिशियल रिव्यू को कैन नॉट टेक, जुडिशियल रिव्यू पावर को कॉन्स्टिट्यूशन, जुडिशियल रिव्यू को जो है पार्लियामेंट नहीं मना कर सकती कि किसी लॉ के किसी भी लॉ को। और ये जो वामन राव केस आया है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूज में बहुत ही कम रहता है, हमारे सामने भी बहुत कम आता है। एक्चुअली इंपॉर्टेंट क्यों होता है, ये 1981 का केस है। सुप्रीम कोर्ट क्लैरिफाइड किया दैट द डॉक्ट्राइन वुड बी अप्लाई टू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। देखिएगा ये सुप्रीम कोर्ट क्लैरिफाइड किया दैट डॉक्ट्राइन वुड बी अप्लाई टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एनेक्टेड आफ्टर 24 अप्रैल 1973 केशवानंद भारती केस इंक्लूडिंग 9 शेड्यूल। एक तो ये आप इसको ठीक कीजिएगा दोस्तों, वो जो मैंने ऊपर लिखा, हालांकि मैंने काट दिया है 24 अप्रैल, ये आप ऐसे याद कीजिएगा। 24 अप्रैल जो होता है सचिन तेंदुलकर का जन्मदिन होता है, आप ऐसे याद कर सकते हैं 1973। कई बार डेट्स इतनी होती हैं कि ओवरलैप कर जाती हैं, तो ये ह्यूमन एरर हो ही जाते हैं। तो कोई ना, आप एक बार इसको देखिएगा, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। तो 24 अप्रैल जो है 1973 इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसके बाद जितने भी अमेंडमेंट हुए हैं या कोई भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है या इंक्लूडिंग 9 शेड्यूल में अगर आपने कोई भी लॉ को डाला है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है या हाई कोर्ट जो है, तो के दो ही जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। आपको मैं ये भी बता दूं, अगर सबोर्डिनेट कोर्ट अगर सबोर्डिनेट कोर्ट जो है जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है दोस्तों, वो नहीं कर सकते। तो ये आज की डेट में जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ही जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं, और उन्होंने ये जो है टाइमलाइन फिक्स कर दी कि 24 अप्रैल 1973 के बाद जितने भी केसेस आएंगे, चाहे वो 9 शेड्यूल में ही क्यों ना इंक्लूड हो, उनके ऊपर जुडिशियल रिव्यू कोर्ट जो है डेफिनेटली कर सकता है। उससे पहले के जो है वो सेफ रहेंगे। अब देखिएगा, ये देखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंस ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। क्या इंपॉर्टेंस रही है बेसिक स्ट्रक्चर की, इंपॉर्टेंस क्या रही है बेसिक स्ट्रक्चर की अंडरस्टैंडिंग डेमोक्रेसी में। तो बेसिक स्ट्रक्चर एक्चुअली काम क्या करता है, ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का काम करता है। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है, टू
bar or to limit the government. This is called institutional constitutionalism. गवर्नमेंट के ऊपर जो है रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाना, प्रतिबंध लगाना और उसको एक दायरे लिमिट में रखना, दिस इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म. इन केशवानंद जो है, केशवानंद रूलिंग, द सुप्रीम कोर्ट साइटेड किया सेवरल एस्पेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट कुड बी आइडेंटिफाइड एज द बेसिक फीचर. इन केशवानंद में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे जो है बेसिक फीचर को इवोल्व किया था ऑफ द डॉक्यूमेंट, बट एडिड किया दैट इट वाज नॉट एन एग्जॉस्टिव लिस्ट थी. फॉर एग्जांपल देखिएगा जुडिशियल रिव्यू जो कि कहां इवोल्व हुई थी कि मिनरवा मिल केस में. मिनरवा मिल केस जो है 1980 के अंदर जो था, उस केस में इवोल्व हुई थी जुडिशियल रिव्यू. रूल ऑफ लॉ ये कहा था इंदिरा नेहरू केस के अंदर. इंदिरा नेहरू केस जो था उसके अंदर ये इवोल्व हुई है. सेकुलरिज्म, सेपरेशन ऑफ पावर, ये खुद इसके अंदर केशवानंद भारती में इवोल्व हुआ है. एंड इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी, फ्री फेयर एंड पेरियोडिक इलेक्शन होने चाहिए, फेडरलिज्म होना चाहिए, एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, स्ट्रक्चर है, एंड आइडेंटिफाइड किए गए एज ए बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ये जैसे जैसे सुप्रीम कोर्ट के जो भी जजमेंट आते गए, जुडिशरी के जो भी जजमेंट आते गए, उसके हिसाब से, टाइम के हिसाब से जो क्या क्या चीजें जो है बेसिक फीचर का पार्ट होंगी, वो इवोल्व होती गई. दोस्तों देखिए, इन 2015 के अंदर रूलिंग किया वेयर द सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया था नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, जो कि जब मोदी सरकार जब सत्ता में आई थी तो सबसे पहले एक ये एक्ट लेके आई थी, एनजेक, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट एक्ट जो था, एंड द रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को लेके था. आप जो कोलेजियम सिस्टम से आप जो परिचित हैं, जिसके अंदर 5 जजेस होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, तो बाकी ये जो है हाई कोर्ट के जजेस को प्रमोट करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के लिए ट्रांसफर करते हैं, ये सब इनको कोलिजियम सिस्टम करता है. तो इसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होता, वो नहीं होता, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होता जो आज की डेट में. तो एनजेक जो था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जो था, इसके अंदर क्या किया गया था कि गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव भी इन्वॉल्व होंगे. गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव भी जो होंगे, गवर्नमेंट जो है वो भी गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव भी जो है इन्वॉल्व होंगे इस प्रोसेस में. तो ये ऐसा कहा गया था. कहां पे थे, देखिए, जुडिशियल इंडिपेंडेंस, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जुडिशियल इंडिपेंडेंस है, वाज आइडेंटिफाइड एज अ बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो एनजेक के द्वारा जो है सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया था इस एक्ट को. तो ये क्या चीज है, ये एक बेसिक फीचर का पार्ट है. जुडिशियल इंडिपेंडेंस को जो क्या किया गया था, बस आइडेंटिफाई किया गया कि भाई जुडिशरी जो है अपने आप में इंडिपेंडेंस है, गवर्नमेंट का इसमें बिल्कुल भी रोल नहीं है. तो ये इवोल्व हुआ. ठीक है, तो बेसिक फीचर जो है किस तरीके से गवर्नमेंट के ऊपर जो है बार लगा रही है और कैसे उसको लिमिट में रख रही है. देखिएगा, इफ ए लॉ इज फाउंड टू डैमेज, अगर कोई भी ऐसा लॉ है जो कि लग रहा है कि डैमेज कर देगा, डिस्ट्रॉय कर रहा था बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के, वो डिक्लेयर कर सकता है इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल. अल्ट्रा वायर जिसको बोलते हैं, अल्ट्रा वायर जो है वो डिक्लेयर कर सकता है. द टेस्ट इज अप्लाई टू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टू एंश्योर करेगा द अमेंडमेंट डज नॉट डाइल्यूट करे फंडामेंटल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. देखिए, जो फंडामेंटल, जिस कंसेप्ट या जिस फंडामेंटल आइडियोलॉजी के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया गया था, अगर द वेरी सेंस अगर आपने चेंज कर दी, तो जो है उस कॉन्स्टिट्यूशन के बनाने का या इतने सारे देशों के सोर्सेज से लेके बनाने का कोई औचित्य रह नहीं जाता है. तो इसलिए जो है बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, जो कोर कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, उनको प्रिजर्व करना, उनको बचाए रखना है. इट हेल्प टू स्ट्रेंथन करना डेमोक्रेसी को बनाए रखना है थ्रू द सेपरेशन ऑफ द पावर. पावर का सेपरेशन होना चाहिए. ये इंश्योर करती है जुडिशियल where the judiciary is independent of the other two organs of गवर्नमेंट के अदर organs जो होते हैं, टू लेजिस्लेटिव होता है, दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव. एक लेजिस्लेटिव होता है, एग्जीक्यूटिव, एक जुडिशरी. तो इन दो ऑर्गन से अपना सेपरेशन बना कर रखती है. द टेस्ट इज वाइडली रिगार्डेड किया जाता है एज ए चेक ऑन मेजोरिटेरियन इम्पल्सेस ऑफ द पार्लियामेंट सिंस इट पैलेसिस करता है सब्सटेंटिव लिमिट ऑन द पावर टू अमेंड द. ये चेक एंड जो काफी सारे चेक्स लगाती है ताकि जो मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट है वो
अपने तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज ना कर पाए। देखिए कंक्लूजन में क्या रहेगा कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन जो है, इट इज क्रिटिसाइज ऑन मेनी ग्राउंड सच एज नॉट फाउंड इन टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। यानी कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है जो कि एक सेकंड दोस्तों, माफ कीजिएगा ये गलती से स्केच चल गया था। ठीक है, अभी ठीक है। कंक्लूजन, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन इज क्रिटिसाइज की जाती है क्योंकि जो क्रिटिक्स है वो कहते हैं कि इस बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन का कॉन्स्टिट्यूशन में ही मेंशन नहीं है, और पावर ऑफ द अनइलेक्टेड जजेस का टू स्ट्राइक डाउन करना अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन हेड ऑफ द डॉक्ट्राइन इज एंटी डेमोक्रेटिक है। यानी कि हालांकि ये जो जो ये बात है ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि कुछ लोग ये कहते हैं कि अनइलेक्टेड जजेस जो हैं वो जो अमेंडमेंट किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में किसके द्वारा, ये जो है मेजोरिटेरियन, यानी कि जो लोगों ने जो चुन के सरकार बनाई है, लोगों के द्वारा जो चुनी हुई सरकार है वो जो चेंज करती है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसी को स्ट्रक डाउन कर देना, ये जो होता है एक एंटी डेमोक्रेटिक है, ऐसा है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। हालांकि जो लीगल स्कॉलरशिप जो कहते हैं वो उनका मानना ये है कि भी जो डॉक्ट्राइन है, ये जो बेसिक स्ट्रक्चर की, ये क्या करती है कि साउंड स्ट्रक्चरल इंटरप्रिटेशन करती है कॉन्स्टिट्यूशन का, ताकि जो है इंडिया स्ट्रॉन्गेस्ट शील्ड अगेंस्ट एनी ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट के खिलाफ इंडिया को शील्ड मिल सके। तो ये सारा जो है कंक्लूजन आप इसमें मेंशन कर सकते हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच आप बने रहने के लिए। हमने जो है 2 टॉपिक आज डिस्कस की है, और ऐसे ही जो है जो टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिएगा दोस्तों, बहुत जल्द हम इसको लॉन्च करने वाले हैं काफी अफोर्डेबल प्राइस के ऊपर। और लगभग 2011 में मैंने पहले भी बताया, 2010 के अंदर जो है एटीओ की वैकेंसी जो है एडवर्टाइज हुई थी, जिसका 10 दिसंबर और 11 दिसंबर 2011 को पेपर हुआ था दोस्तों। अब जो है ये 2023 के अंदर जो है टीओ एंड एटीओ की वैकेंसीज जो है 35 वैकेंसीज आई हैं, 5+30। तो ट्रेजरी जो ट्रेजरी ऑफिसर है दोस्तों, वो लेवल जो है लेवल 9 के ऊपर है दोस्तों। बहुत अच्छी पोस्ट होती है, आपको मैं बता दूं, लेवल 9 अपने आप में। और असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर एटीओ, एटीओ है जो लेवल 7 होती है, ये भी अपने आप में दोस्तों। एक्चुअली ये जो एटीओ है ये ब्लॉक के अंदर बैठते हैं, ये ब्लॉक के, और ये ट्रेजरी ऑफिसर होते हैं डिस्ट्रिक्ट के अंदर बैठते हैं। इसके बारे में भी मैं करवाऊंगा दोस्तों ये टॉपिक। जो जो अकाउंट का जो पेपर है उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि ये जो हरियाणा में है कितनी ट्रेजरीज हैं, कितने असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर बैठते हैं, क्या क्या इनको फैसिलिटीज मिलती हैं। बहुत सारे हैं दोस्तों। फाइनेंशियल डिपार्टमेंट आपको पता है, कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जिसको फाइनेंस से काम ना पड़ता हो। तो ये सब चीजें हैं, काफी अच्छी रेपुटेड पोस्ट है। तो टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिएगा। टेस्ट सीरीज लेके आ रहे हैं, आपकी तैयारी को बहुत ही अफोर्डेबल भी है, और जो आपकी तैयारी को बहुत ही इजी बना देगी दोस्तों। तो आप एनरोल कीजिएगा, एंड यूपीएससी अखाड़ा के द्वारा ये लॉन्च की जाएगी ऑब्वियसली। एंड थैंक यू सो मच आपके बने रहने के लिए। अगेन थैंक यू सो मच।